नारी के बिना सूना है ये सारा संसार। वो मकान को घर करे और घर को करे परिवार। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रतिका। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में महिलाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ना केवल हमारे जीवन में बल्कि हमारे समाज में भी। पर इस बात को भी तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना कि आज हम देखते हैं तो सारे अपराध जो हैं, ज़्यादातर अपराध जो हैं वो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होते हैं। फिर चाहे रतिका हम बात करें ऑफलाइन वर्ल्ड की या फिर ऑनलाइन वर्ल्ड की। बिल्कुल। तो महिलाएं जो होती हैं वो कैसा महसूस करती हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में रह के? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, ऐसा कुछ क्या है जो हमें नहीं करना चाहिए ताकि हम साइबर की जो ये दुनिया है उसमें अपने आप को सुरक्षित रख सकें? और ये जानकारी प्राप्त करने के लिए साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे जी ने समाज की विभिन्न महिलाओं के साथ बातचीत की। चलिए देखते हैं इसी पर ये रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है अमित दुबे और मैं एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हूँ। आज के डिजिटल युग में जब हमारी करीब 60 से 70% डेली एक्टिविटीज़ ऑनलाइन होने लगी हैं, हमेशा हर क्षण साइबर क्राइम का खतरा बढ़ गया है। गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर हर दिन हम करीब 10,000 से ज़्यादा केसेस रिसीव कर रहे हैं। इसमें बड़ी भारी संख्या में महिलाओं की केसेस होते हैं जिसमें उनके साथ साइबर क्राइम हुआ है और वो कई बार साइबर क्राइम रिपोर्ट करती भी नहीं, तो इनकी एक्चुअल संख्या उससे ज़्यादा हो सकती है। आज हमारे साथ समाज के अनेक वर्गों से कुछ महिलाएं हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं डिफरेंट प्रोफेशंस को, और हम उनसे डिस्कस करेंगे कि उनके संग कोई साइबर क्राइम यदि हुआ है या उनकी नॉलेज में है या उनके क्या अनुभव रहे और हम उन क्राइम से कैसे बच सकते हैं। तो हम आज शुरुआत करते हैं। मेरा नाम शैली आहूजा है और मैं प्रोफेशन से एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ। तो कोशिश करती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सतर्क रहूँ, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी दिन पर दिन ब्रीच होती जा रही है जो मैंने देखा है। सो हम सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो इसी से रिलेटेड आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। रिसेंटली एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। मेरे ब्रदर उनको एक कॉल आता है कि आपका बेटा इस कॉलेज में है, इसका रोल नंबर ये है, कंफर्म कीजिए। उन्होंने बोला हाँ जी है। तो उन्होंने बोला कि आपके बेटे ने और उसके कुछ दोस्तों ने मिलके एक लड़की का रेप किया है, तो अब मैं आपकी पुलिस कंप्लेंट करूँगा, आप पे केस करूँगा, इतना पैसा लगेगा, तो आप मुझे आके इस जगह मिलिए। सो मेरे ब्रदर, क्योंकि अपने बच्चे का हर किसी को मालूम होता है, उन्होंने समझा कि ये फेक कॉल है, तो ही आस्क्ड दैट पर्सन कि ठीक है आप मुझे इस कॉलेज में आके मिले, बच्चे के कॉलेज में ही मिलते हैं। फाइनली वो जिसने भी कॉल किया था वो आया नहीं। तो सर सवाल ये था कि हमारी पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी है वो इस तरीके से लीक होती है, यहाँ तक कि फ़ोन नंबर, रोल नंबर, आपका गाड़ी का नंबर, ये भी लोगों को पता होता है। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए और इस चीज़ को आगे कैसे रिपोर्ट किया जाए? शैली जी, सबसे पहले तो कोई भी साइबर क्राइम बिना किसी डेटा चोरी के नहीं होता। आप कोई भी साइबर क्राइम नोटिस करेंगे तो आपका कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन क्रिमिनल के पास ऑलरेडी है, तभी वो भरोसा बिल्ड करता है। और ये होता कैसे? कई सारे तरीके हैं जिससे वो डेटा बाहर निकलता है। कई बार हम इग्नोरेंटली खुद ही वो डेटा अलग अलग जगह डालते रहते हैं। एक फीचर होता है, आपने यदि ब्राउज़र यूज़ किया है सबने, तो ऑटो फिल करके एक फ़ीचर होता है। जब आप इन्फॉर्मेशन उसमें भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो नेम, ईमेल आईडी, क्लास, कॉलेज, स्कूल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड सब भरते हैं और वो डिटेल आपके ब्राउज़र में सेव हो जाती है। अगली बार जब कोई आप दूसरा फॉर्म भरते हैं तो वही इन्फॉर्मेशन आपको एज ए पॉपअप दिखाई जाती है कि आपने ए लिखा तो नीचे अमित दुबे आ गया, 9 लिखा तो मोबाइल नंबर आ गया, आप ये भरना चाहते हैं, तो वो आपको टाइपिंग हैसल से बचा लेता है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है क्योंकि वो आपके ब्राउज़र में है, एक क्लिक पर कोई भी वो सारी इन्फॉर्मेशन उठा लेगा। तो जब वो आपको कॉल कर चुका है उससे पहले कोई ना कोई लिंक भी क्लिक करा चुका है और वो इन्फॉर्मेशन उसके पास ऑलरेडी है। तो एक तो ये जो कॉमन तरीका है ये है, हर दिन हमारे पास लिंक्स आते हैं कि इज़ दिस यू इन दिस वीडियो, फेसबुक पे आ गया, अरे कौन सा वीडियो, इज़ दिस योर डॉटर इन दिस वीडियो, अरे अरे कौन सा, इज़ दिस योर वाइफ इन दिस वीडियो। आपकी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लॉइट किया जाता है क्योंकि आप उत्सुक हो वो हर चीज़ जानने के लिए, और वहीं क्रिमिनल आपके माइंड को कंट्रोल कर एक लिंक क्लिक करा के आपका सेशन हाईजैक करता है या आपके ऑटोफिल डिटेल्स को चोरी करता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो अपने ब्राउज़र्स को अपडेटेड रखें। आपका ब्राउज़र पुराना ना हो, यदि वो लेटेस्ट नहीं है तो चांसेस हैं कि उसका ऑटोफिल डिटेल लीक हो जाएगा।
दूसरा क्या करना है कि कोई भी एप्लीकेशन जो आप इंस्टॉल करते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर, वो हर एप्लीकेशन कुछ ना कुछ डेटा चुरा रही होती है। वो डेटा आपके फ़ोन के SMS OTP से लेकर आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से लेकर आपकी पैटर्न्स, कहाँ आप जाते हैं, हर चीज़ हो सकता है। और वो डेटा एक एप्लीकेशन के पास नहीं है, सबके पास है। यदि वहाँ से कोई भी एप्लीकेशन चोरी होती है या वो डेटा गलत हाथों में बेच देती है तो खतरा आपके लिए। तो आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो देखेंगे मेरा क्या क्या डेटा लेती है। इसके लिए आप सेटिंग्स में जाएं, उसके बाद प्रिवेसी में जाएं, वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि वो आपका कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, SMS क्या क्या एक्सेस करके बैठा हुआ है। आप किसी भी एप्लीकेशन को कैमरा, माइक्रोफोन, फोटोज़, कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस मत दें यदि आपको लग रहा है कि ये क्रेडिबल एप्लीकेशन नहीं, क्योंकि वहाँ से तो वो बिकने वाली है। जितनी एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं सारी फ्री है, तो जब हम कोई चीज़ फ्री में यूज़ करते हैं तो हम खुद प्रोडक्ट होते हैं, वो हमें बेच रहे होते हैं और वो कोई तो कमाएगा आपके थ्रू। तो इसलिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करते समय ध्यान रखना है, ब्राउज़र अपडेटेड रखने दी, ये 2 चीज़ें करेंगे तो इस तरह की घटनाएं आपको परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि आपका डेटा चोरी नहीं हुआ है। डेटा चोरी हुआ है तो सबसे पहले कॉल आपको आएगा। मैडम, आपके संग कुछ ऐसा अनुभव हुआ हो तो? हाँ, अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है। वो ATM पे गए थे, SBI का ATM था, तो उन्होंने 10,000 रुपये निकालने थे। तो उन्होंने जैसे पैसे तो नहीं निकले उनके, लेकिन मैसेज आ गया कि आपके पैसे विड्रॉ हो गए हैं। एंड उस केस में उन्होंने बैंक से भी कांटेक्ट किया बट कुछ हो नहीं पाया। तो इस तरह से मतलब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड सबसे बड़ा फ्रॉड है। साइबर क्राइम में आज की डेट में 70% से ज़्यादा जो कंप्लेंट आती हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड की हैं, जिसमें जो ATM से पैसे नहीं निकले या ATM कार्ड क्लोन हो गया या मेरा कार्ड मिसयूज़ हुआ, कहीं पर क्रेडिट कार्ड मिसयूज़ हो गया या ऑनलाइन मेरा डेटा चोरी हो गया CVV के संग, ये सारे उस कैटेगरी में आते हैं। कई बार लोग खुद भी OTP दे देते हैं या कई बार लोग खुद अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे स्क्रीन शेयर हो जाता है। कोई भी काम होने से पहले वो आपके संग एक भरोसा बनाकर आपको लूटेगा। इनके केस में खास तौर पर क्या हुआ है कि ATM में कोई ग्लिच था जिस वजह से पैसा नहीं आया। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि RBI की क्लियर गाइडलाइंस है कि यदि 3 दिन के अंदर आप अपने बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं कि किसी भी बैंक की कमी की वजह से या ATM की वजह से या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कहीं कोई फेलियर हुआ और मेरा ट्रांजेक्शन गलत अकाउंट में हो गया या मेरा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ और मेरे ऊपर डेबिट दिख गया, तो उस केस में बैंक इज़ लायबल टू पे यू एवरीथिंग। बैंक 100% पैसा आपको पे करेगा। आपको बस 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म कर देना है। यदि आप 7 दिन के अंदर इन्फॉर्म करेंगे तो 50% पेमेंट आएगा आपका, यदि उससे बात करेंगे तो 25% हो जाएगा, पर पेमेंट आएगा। तो आपके केस में आपने सिर्फ बैंक को इन्फॉर्म करना है और बैंक आपसे कहेगा कि आप एक कंप्लेंट पुलिस में करके उसकी कॉपी दे दीजिए। वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, www.cybercrime.gov.in पर जाएं, ऑनलाइन कंप्लेंट कर दें, उसकी रिसीट आप बैंक को सबमिट कर दें और आपका पैसा बैंक देगा। यदि बैंक पैसा नहीं देता उसके बावजूद तो आप अपना केस RBI के ओम्बड्समैन में भी ले जा सकते हैं कि बैंक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। उसके लिए आपको गूगल पर जाएंगे, RBI ओम्बड्समैन सर्च करेंगे तो लिंक मिल जाएगा कंप्लेंट का। अपने बैंक की कंप्लेंट कर दीजिए, बैंक को तुरंत कॉल चला जाएगा RBI से और वो एक्शन लेगा। तो यदि कभी भी आपकी जानकारी के बिना पैसा निकला है कि मेरे क्रेडिट कार्ड से मलेशिया में पैसा निकल गया है, कहीं बाहर खर्चा हो गया है, मेरे डेबिट कार्ड से ATM कलकत्ता में पैसा निकल गया, तो आप टेंशन नहीं लेना, तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करना, आपका पैसा 100% वापस आएगा। नमस्कार, मैं CA पूजा कपूर। मेरे पास जनरली ऐसे बहुत केसेस आते हैं, मेरे सभी क्लाइंट्स को कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, कभी LIC के नाम पे, कभी ICC के नाम, बैंक के नाम पे, और कॉल करते हैं और सारी उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है हमें। तो उसमें क्या होता है कि वो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलेंगे मैं इस बैंक से बोल रही हूँ, आपकी पॉलिसी है, आपने प्रीमियम पे किया हुआ है या आपका इतना अमाउंट पेंडिंग चल रहा है। तो इतने कॉन्फिडेंटली सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है कि और वो आपको इमीडिएटली बोलते हैं कि आप अभी नहीं कराएंगे, 3 दिन में आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, ये फंड आपका ख़त्म हो जाएगा। तो वो इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, पीपल को लालच होता है और वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन और भी फर्दर शेयर करनी शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वो बोलते हैं वैसे वैसे वो कर देते हैं। इस सब से कैसे बचना जाए? देखिए, डेफिनेटली किसी भी चीज़ पे भरोसा बनाने के लिए वो आपकी कोई इन्फॉर्मेशन यूज़ करेगा कि मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, यही कंपनी है, ये प्रीमियम है, ये इंश्योरेंस नंबर है, ये स्टेट को आपने पे किया था, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये आपका पैन कार्ड है, और आप उस पर भरोसा कर लेते हैं। पर गौर कीजिए, सारी डिटेल किसी भी तरीके से क्रिमिनल तक पहुँच सकती है और कोई भी कंपनी सीधे आपको सारी डिटेल भेजता नहीं। जो जनरली क्रिमिनल होते हैं वो आपको ज़्यादा प्रूव करना चाहते हैं, जैसे कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा ID है। कौन अपना आधार और ID ऐसे भेज देता है किसी को? OLX फ्रॉड जैसे होना शुरू हुए तो उसमें ऐसे तुरंत ID भेज देते हैं आप
क्योंकि आप भरोसा करने के आदमी वाला है, देखो फोटो भी दिख रही है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तुरंत अपना प्रोफाइल पिक्चर पुलिस वाले। पुलिस ऑफिसर खुद अपनी प्रोफाइल पिक्चर ड्रेस में नहीं लगाते, क्यों लगाएंगे, लेकिन क्रिमिनल लगाएंगे। तो जब ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं वो अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए, तो आपको सतर्क हो जाना है, पहली चीज़। दूसरा, किसी भी लालच में नहीं आना है। जब आपको कुछ ऐसी चीज़ ऑफर की जा रही है जो शायद आपके संज्ञान में नहीं है, कि आपका एक डिविडेंड पड़ा हुआ है 40 लाख का, आपको तो पता नहीं है। जो चीज़ आपको पता नहीं, जब तक आप पूरी तरीके से उसको वेरीफाई ना कर लें, कोई एक्शन ना लें, उस दिन ना लें, रुकना है। हम इसको बोलते हैं कि पहले वेट करें, थोड़ा एक दिन का समय लें और फिर सोच समझ के जब निर्णय लेंगे, क्योंकि तब तक आप उसके बारे में वेरीफाई कर सकते हैं। सिर्फ मोबाइल से नंबर से कॉल आने से उस व्यक्ति की आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होती, उससे सारी डिटेल मांग लें। आप अपना वेबसाइट भेजिए, आप अपना आईडी भी यदि मांग सकते हैं तो मांग लीजिए, ईमेल आईडी ईमेल करिए, मुझे अलग अलग चैनल से कम्युनिकेट कीजिए। तो आप देखेंगे ईमेल आईडी फ्रॉड हो सकता है, वेबसाइट फ्रॉड हो सकती है। वेबसाइट को आप टेस्ट कर लेंगे तो कई सारे टूल हैं, जैसे whois.domaintools.com, वहाँ वेबसाइट डालेंगे, पता पड़ जाएगा वेबसाइट तो फर्जी है, क्लोन्ड है। कई बार आप खुद भी नोटिस कर लेंगे कि वो बजाज में जे बदल दिया गया है, ICICI में L लगा दिया गया है। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें करके भी वो आपको ट्रस्ट बना सकते हैं। तो थोड़ा सा वेरीफाई करके एक्शन लेंगे तो आप बचे रहेंगे। डेटा आपका ऑलरेडी उनके पास है। हमेशा मैं कहता हूँ इस दुनिया में दो ही तरह के लोग रहते हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए हैं, दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए हैं। पर हैक एक्चुअली हम सब हो चुके हैं। और यदि आपने चेक करना है कि आप कितनी बार हैक हो चुके हैं और आपका डेटा कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, उसके लिए भी आप haveibeenpwned.com पर चले जाएं, HAVEIBEENPWND.com। उस पर अपना ईमेल आईडी डालें, वो आपको बता देगा कि आप इतनी बार हैक हो चुके हैं और यहाँ आपका पासवर्ड पड़ा हुआ है और बाकी डिटेल्स पड़े हुए हैं, जैसे आपके इंश्योरेंस डिटेल्स एक्सेट्रा। तो ये मान के चलें कि आपकी डिटेल्स बाहर है, उसके बाद ही, जिसको बोलते हैं जीरो ट्रस्ट मॉडल, उसके बाद जब तक आप वेरीफाई ना कर लें उस पर भरोसा ना करें। मेरा नाम नीलम है। मुझे ये पूछना है कि अगर क्राइम हो जाता है हमारे साथ, जैसे फेसबुक पे मेरे छोटे बच्चे हैं कुछ यूज़ करते रहते हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? नीलम जी, आजकल की सबसे बड़ी समस्या और टेंशन है। हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए चिंतित है, क्योंकि वो ऐसी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जो कई बार उनका डिप्रेशन का शिकार भी बना देती हैं उन्हें, और कई बार उनके संग कोई साइबर क्राइम भी हो जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इंस्टाग्राम जो बहुत पॉपुलर ऐप है, उस पर एक फीचर है पेरेंटल कंट्रोल करके, जिसमें आप अपने टीनेज बच्चों की 13 साल से 18 साल के जो बच्चे हैं उन पर नज़र रख सकते हैं कि वो किसको फॉलो करते हैं, किससे क्या चैट करते हैं। उसमें आप फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे ऐसे अब्यूज़िव कंटेंट कोई लिख ही ना पाए। तो उसमें एक डिक्शनरी होती है जो अब्यूज़िव वर्ड्स की है, वो कोई आपको पोस्ट ही नहीं कर सकता, आपको चैट में भी यूज़ नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे फ़िल्टर उसमें हैं जो आप सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये फीचर डालने की ज़रूरत पड़ी क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत मिसयूज़ हो रहा था क्रिमिनल्स द्वारा। वो बच्चों को टारगेट करते थे, या चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस थे, चाइल्ड ग्रूमिंग के केसेस थे, जिसमें बच्चे किडनैप तक हो जाते थे। तब उसकी कंट्रोलिंग के लिए डाला गया। 13 साल से छोटे बच्चे का तो इंस्टाग्राम होना ही नहीं चाहिए, इलीगल है। 13 साल से ऊपर है तो 18 साल तक उस पर नज़र भी रख सकते हैं। तो ये कुछ पावर है पेरेंट्स के लिए। लेकिन कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो और भी ख़तरनाक हो जाती हैं, क्योंकि उनके फीचर ऐसे हैं। जैसे मैं नाम लूँगा डिस्कॉर्ड का, जो एनोनिमस कर देती है आपको। उस पर आप जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ना आपका मोबाइल नंबर उससे लिंक होता है, ना ईमेल आईडी, और एनोनिमिटी के साथ आप किसी से भी बात कर सकते हैं। तो जिससे आप बात कर रहे हैं ना आपको उसके बारे में पता है, ना आप अपने बारे में कुछ बता रहे हैं। तो नॉर्मली इस पर जिस तरह की बातें होंगी या जिस तरह के काम होंगे वो इलीगल होने लगते हैं। लोग इस तरह से उसको यूज़ करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो ध्यान रखें कि बच्चे इस तरह की चीज़ें ना करें। स्नैपचैट जैसे ऐप बहुत पॉपुलर है, लेकिन उसमें जो कुछ फीचर हैं जो कई बार मिसयूज़ हो जाते हैं। स्नैपचैट में आप जैसी मैसेज भेजते हैं वो डिलीट हो जाता है। पर बच्चे ऐसे क्यों चाहते हैं कि हम मैसेज भेजें और डिलीट हो जाए? ऐसी कौन सी चैट है जो वो व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते? क्योंकि वो कुछ ऐसा लिखना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा एग्रेसिव लिखना चाह रहे हैं, अब्यूजिव लिख सकते हैं, ऑब्सीन भी लिख सकते हैं, ओपन चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं कि मैं कुछ भी लिखूं, किसी को कोई एविडेंस ना रहे। वो फ्रीडम खतरनाक हो जाता है, क्योंकि बुली होने लगते हैं बच्चे, साइबर बुलिंग का शिकार हो सकते हैं। आज इंडिया में हर चौथा बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार है, हर चौथा टीनेज बच्चा, और ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर दूसरा फीचर है स्नैप स्ट्रीक, जिसमें आप रिलेशनशिप रेटिंग देखते हो, कौन कितना एक स्नैपचैट पर बात करते हैं एक दूसरे से। अब 4 बच्चे हैं, क्लास में 40 बच्चे हैं, वो देख रहे हैं ये दोनों बहुत क्लोज हैं, मेरे संग बात नहीं करते, तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। तीसरा है लोकेशन, कि आप ये देखते हो कि ये बंदा कहाँ है किस वक्त में।
4 बच्चों ने प्लान बनाया, वो कहीं बर्गर खाने चले गए, 5वें को बुलाया नहीं, वो डिप्रेशन में। इस तरह के जो फीचर्स होते हैं जो ओवर एक्सपोजर दे रहे हैं बच्चों को, वो उनकी साइकोलॉजी पर भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं। गेम्स हैं बहुत सारे, हमें पता है PUBG बैन कर दिया गया, या बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो बहुत एग्रेसिव बना रहे थे बच्चों को, ऐसे बहुत सारे गेम। तो ये ध्यान रखिए कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कौन से गेम देख रहा है, अदरवाइज कई बार काफ़ी लेट हो जाता है और फिर क्राइम होने के बाद वापस नॉर्मल रिलेशनशिप बनाना उस बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। सर मेरा नाम देवांशी है और प्रोफेशनली मैं HR में काम करती हूँ। सिंस आप स्नैपचैट और इंस्टाग्राम की बात कर रहे थे तो काफ़ी फ्रीक्वेंटली मेरे साथ भी हुआ है एक्चुअली, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स के साथ भी हो चुका है कि कोई आपकी पिक्चर्स यूज़ करके आपका अकाउंट क्लोन कर लेता है, सेम अकाउंट बना लेता है, इवन इफ़ आपका प्राइवेट अकाउंट है तो भी, नॉट लाइक आपका पब्लिक अकाउंट था। एंड सर सेकेंडली आई थिंक टर्मिनोलॉजी वाइज साइबर फ्लैशिंग कहते हैं इसे, जहाँ पे कोई आपको बिना आपकी परमिशन के ऑब्सीन पिक्चर्स भेजता है। तो सर फर्स्टली प्रिवेंट कैसे करें इसे, एंड सेकेंडली अगर हो जाए तो क्या करें? दिवांशी, सबसे पहले तो आप भारत के करीब 60% टीनेजर्स जो हैं, जो इस एज ग्रुप के लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं और ये प्रॉब्लम सबके साथ है। उनके प्रोफाइल क्लोन हो जाना, उनकी जानकारी के बिना उनके प्रोफाइल डेटिंग ऐप्स पर बन जाना, टिंडर पर, बम्बल पर, या उनके क्लोन प्रोफाइल्स के थ्रू लोगों को अब्यूजिव मैसेज भेजना और उनको डिफेम करना, ये बहुत कॉमन है। और अब AI के बाद ये और बढ़ गया है, क्योंकि AI से बहुत रियलिस्टिक वीडियोज़ बन जाते हैं, इमेजेस बन जाती हैं, जिनको ह्यूमन आइज़ के थ्रू डिटेक्ट करना कि ये AI जनरेटेड है बहुत मुश्किल हो जाता है और आप अननेसेसरी एक प्रेशर में जीने लगते हैं। और ये फ़ोटो एक बार चली गई तो फिर उसके बाद हटती नहीं, इंटरनेट पर जो एक बार आ गया वो हमेशा के लिए रहता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, अब इनसे बचना कैसे है? पहले तो कुछ फीचर्स मैं बता दूँ कि जो लोग बहुत एक्सपोजर चाहते हैं अपना, अभी AI अब वॉइस क्लोनिंग भी हो जाती है। AI वॉइस क्लोनिंग के लिए मुझे आपके वॉइस का सैंपल चाहिए। अब लोग अपना यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस डाल रहे हैं उनसे उनकी वॉइस सैंपल मिल जाती है और उसी वॉइस को यूज़ करके हम आपके क्लोन वीडियोस बना सकते हैं, या आपके पेरेंट्स को कॉल करके डरा सकते हैं और आपकी आवाज़ में कुछ मैसेज। अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए कि लोगों को फ़ोन आए कि आपका बच्चा किडनैप कर लिया और बच्चे ने बोला कि मैं पापा मुझे बचा लीजिए, और उसी की आवाज़ में था और लोगों ने पेमेंट भी कर दिया। तो ये सारे खतरे बढ़ गए। पहले हमें पता पड़ना होगा कि खतरे कितने हैं। खतरे इतने ज़्यादा हैं, जो एक छोटी सी चीज़ हम पोस्ट कर रहे हैं ये किस हद तक हमें परेशान कर सकती है। दूसरा, इससे बचना कैसे है कि अपना एक्सपोजर थोड़ा कम करें। जो फोटोज़ आप डाल रहे हैं वो कभी भी बहुत क्लोजअप वाली फ़ोटो ना डालें, क्योंकि यदि जो कैमरे हैं आज के वो हाई रेजोल्यूशन कैमरेज हैं, वो जब आप कोई क्लोजअप फोटो डालते हैं तो इतना हाई रेजोल्यूशन में क्लोजअप मिल गया तो वो AI में बड़े आराम से यूज़ हो जाएगा। यदि आपका फुल साइज़ फ़ोटो होगा और उसमें से मुझे फेस क्रॉप करना पड़े तो मुझे हाई रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा और उसका मिसयूज़ कम होगा। तो थोड़ा कोशिश करें कि फुल साइज़ वीडियो हो, जो आपके क्लोजअप्स हैं वो कम हो, या ऐसे ना हो जो हाई रेजोल्यूशन हो। आप खुद भी अपनी इमेज को लो रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कई सारे ऐसे टूल हैं जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को लो रेजोल्यूशन में बना के आप उसके बाद पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि वो फोटोज़ फिर मिसयूज़ नहीं होंगी। और लो रेजोल्यूशन की जो इमेजेस हैं उसकी क्वालिटी भी आप जब मोबाइल फ़ोन पे देखेंगे तो कोई ख़राब नहीं दिखती। बस क्या है कि अभी कैमरे बहुत ओवरली हाईली पिक्सल्ड हैं, 16 मेगापिक्सल और इसके बियॉन्ड जो कैमरे, उनकी ज़रूरत नहीं है हमें मोबाइल पर कोई चीज़ देखने के लिए। तो मेरे ख्याल से उसको आप लो रेजोल्यूशन में ही कैप्चर करें या कन्वर्ट कर लें और उसके बाद डालें, यू विल बी सेफर। फेसबुक पर अपनी फ्रेंड लिस्ट प्राइवेट कर लें। यदि आपने सेटिंग्स में जाके फ्रेंड लिस्ट प्राइवेट कर ली कि मेरी फेसबुक सिर्फ मुझे दिखाई दे, किसी और को नहीं, तो कोई आपका प्रोफाइल क्लोन नहीं करेगा। क्योंकि वो प्रोफाइल क्लोन करना क्यों चाहता है? क्योंकि वो आपके दोस्तों तक पहुँचना चाहता है। वो आपके दोस्त देख पा रहा है, वो आपकी पिक्चर ले आएगा, एक नया फेसबुक अकाउंट बनाएगा और आपके दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा और उसके बाद उनको लूटने के तरीके बनाएगा। आप उसको प्राइवेट कर लें, अपने पोस्ट की विजिबिलिटी सिर्फ अपने दोस्तों तक रखें, तो आपका फेसबुक बच गया। इंस्टाग्राम में भी रेगुलेट करें, कौन किस एज ग्रुप के लोग फॉलो करेंगे, किस तरह के लोग फॉलो करेंगे, बिना अप्रूवल वो नहीं आपसे DM कर सकता। तो इस तरह की चीज़ें जो सेटिंग्स में है वो सिक्योरिटी के हिसाब से उसको यूज़ करें और हर अकाउंट को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड रखें, ताकि कभी भी वो हैक ना हो और अननेसेसरली आपके लिए परेशानी ना क्रिएट करे। एक बार अकाउंट हैक हुआ और उस अकाउंट से किसी के संग कुछ हो गया तो क्लेम आपके ऊपर भी आएगा और इन्वेस्टिगेशन में आप भी आ सकते हैं। आज जितना हम इंटरनेट पर समय व्यतीत करते हैं, हर समय एक क्रिमिनल को दावत भी दे रहे होते हैं, या तो हमारा डिजिटल फुटप्रिंट, या हमारी एक्टिविटीज़, या हमारा ओवर एक्सपोजर उनको इनवाइट करता है हमारे साथ खेलने के लिए। कितना सेफ है,
कैसे हम इससे बच सकते हैं, यही आज हमने डिस्कशन किया कुछ महिलाओं के साथ। अलग अलग प्रोफेशन से हैं ये और अलग अलग एज ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके मुद्दे अलग थे, इनकी समस्याएं अलग थीं और हम कैसे उनसे बच सकते हैं इस बारे में हमने बातचीत की। मैं चाहूँगा कि ये मैसेज आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, हर किसी को इसके बारे में अवेयर करें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। दर्शकों, ऑनलाइन दुनिया बाहर से जितनी साफ और सुंदर नज़र आती है ना, ज़रूरी नहीं है कि अंदर से भी वैसी हो। इसलिए हर पल सावधान रहना, सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और यदि किसी भी स्थिति में आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम हो जाता है तो आप घबराइए मत। तुरंत गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर कोई साइबर क्राइम आपके साथ होता है तो आप इस वेबसाइट पर भी संपर्क कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, www.cybercrime.gov.in।